जो राजेंद्र नगर में प्रिपरेशन करने आते हैं वो मोस्टली अपने क्लास के टॉपर ही होते हैं तो वो कॉन्फिडेंस में रहते हैं, वो कहीं कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि अपना तो हो ही जाएगा। तो उस चीज़ में नहीं रहना, अपने को ये करना है, अपने को करना है, ना कि अपना हो ही जाएगा। सर मेरी एक अच्छी आदत कही है चाहे बुरी आदत कही है, मेरे साथ ये है कि अगर मेरे को कोई फेलियर फेस होता है तो मैं उसके बाद अपना दुगना देने की कोशिश करता हूँ। रिसोर्सेज में फॉलो किया था कि एक विजन जो आजकल वो एनसीईआरटी हो गया करंट अफेयर का, हर कोई वो पढ़ता ही पढ़ता है। तो एक तो विजन है ही 365 वाला, एक मैंने ओनली आईएएस का करंट अफेयर फॉलो किया था। बीच में मैं बाजीराम की बुकलेट आती है वो 6 मंथ्स वाली, वो भी पढ़ी थी। उसके बाद शंकर आईएएस भी पढ़ा, फॉलो किया है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे जीएस के पेपर में एक क्वेश्चन आया था ब्लू एलईडी का, तो बहुत ही कम लोगों को उसका आंसर पता था, पर वो आंसर मेरे लिए बून हो गया क्योंकि मुझे वो पता था उसका आंसर, क्योंकि मैंने पढ़ा बहुत पेज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो हमारे साथ है युवराज मरमट सर, जिनका 458 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। सर का ये 6th अटैम्प्ट था। तो आज सर की हम स्ट्रगल की जर्नी जानते हैं कि इनकी इतनी लंबी जर्नी रही है 6 अटैम्प्ट तक की, उनको आज सफलता मिली है। क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस करे हैं, उनको क्या कमियां नज़र आई यूपीएससी प्रिपरेशन में, उन्होंने उनके एक्सपीरियंस को आपके साथ सामने रखेंगे कि वो क्या गलतियां स्टार्टिंग के अटैम्प्ट में करते रहे या फिर क्या कमियां रही उनकी। तो चैनल को अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। सर मेरा नाम युवराज मरमट है, मैं जयपुर से हूँ जी, और मेरा एजुकेशन आईआईटी बीएचयू से सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में हुआ था। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में, ओके। तो सर आपने कब सोचा था कि आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है? सर फ्रैंकली देखा जाए तो कॉलेज के टाइम में मेरा इतना रुझान नहीं था कि मुझे सिविल सर्विस की तरफ जाना चाहिए, बस हाँ गवर्नमेंट जॉब का जरूर था। राइट। तो स्टार्टिंग में मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के लिए सोचा था, तो वो निकाला भी था फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट जब मैं उसमें जॉब करने गया तो मैं 1-2 साल वहाँ जॉब करके जब मुझे लगा कि गवर्नमेंट जॉब में और अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको और डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो सिविल सर्विसेज इज द बेस्ट ऑप्शन। तो फिर मैंने वहीं से फिर सोचा कि अब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। राइट। और आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या है सर? सर मेरा मीडियम है इंग्लिश मीडियम और मेरा ऑप्शन है फिलॉसफी। राइट सर, जैसे कि आपने बताया मुझे कि आपका ये 6th अटैम्प्ट था सर, तो सर वहाँ की अटैम्प्ट्स की जर्नी बताइए कि कब कौन सा अटैम्प्ट दिया, क्या रिजल्ट रहा? सर मेरे 6 अटैम्प्ट हो चुके हैं, उसमें 4 बार मैंने मेंस दिया है और 2 ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। तो जर्नी ऐसी थी कि स्टार्टिंग में एक बार मैं प्री में रह गया था और एक लास्ट 2020 में रह गया था। तो वो स्टार्टिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, पर जब 2020 में मैं इंटरव्यू देने के बाद रह गया था तो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था। बट उसके बाद भी मैंने कोप अप किया, खुद को अपने आप को मोटिवेट रखा और फिर मैंने सोचा कि अब अगर मेरा रहा है तो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जाए। फिर मैंने अपनी डबल स्ट्रेंथ के साथ प्रिपरेशन की और इस साल मतलब अच्छे खासे मार्जिन से फिर मैंने निकाल लिया एग्ज़ाम। राइट सर, ओके। सो सर बात की जाए जैसे कि आपने अभी एग्ज़ाम्स के बारे में अपने बताया जर्नी के, तो आपने और कोई एग्ज़ाम्स वगैरह दिए सर? सर स्टार्टिंग में तो मैंने दिए थे काफ़ी सारे, सीएपीएफ का था उसका मैंने रिटर्न क्लियर कर लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। इंजीनियरिंग सर्विसेज मैंने स्टार्टिंग में दिया था, वो भी क्लियर कर लिया था, गेट का क्लियर कर लिया था। और सिविल सर्विसेज के साथ मैंने एसएससी का भी एग्ज़ाम दिया था, तो वो भी इंटरव्यू प्रिपरेशन में गया था। आईबी का एग्ज़ाम था, उसका इंटरव्यू में दिया हुआ है। और भी ऐसे छोटे मोटे एग्ज़ाम काफ़ी थे जो मैंने दिए हुए हैं, बट मेरा मेन फोकस तो वहीं था सिविल सर्विसेज, तो वहाँ पर मैं कभी जाने का सोचा नहीं फिर मैंने उसके बाद। राइट सर। सो सर जैसे कि आपका अभी 6th अटैम्प्ट लास्ट अटैम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है सर, तो सर जब आपने रिजल्ट देखा तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था, आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था, फाइनली आप सिलेक्ट हुए सर? सर इतनी लंबी जर्नी के बाद ये होता है कि जब आप रिजल्ट देखते हो तो आपके हाथ सच में कांप रहे होते हैं कि पीडीएफ खोलने से पहले, जिसको हम होली पीडीएफ बोलते हैं, तो वो खोलने से पहले आपके दिमाग में 10 तरीके की चीज़ें आ रही होती हैं कि होगा कि नहीं होगा। पर जैसे ही मैं ओपन कर रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे, पर इतने में मेरे दोस्तों का फ़ोन आ गया मेरे को। तो उस वक्त मुझे जैसे ही फ़ोन मेरे सामने बजा तो मुझे लग गया कि अच्छा सिलेक्शन हो गया है। तब फिर मुझे कुछ राहत की सांस ली और उसके बाद फिर मैंने जब खोला तो उसमें मेरी फिर अच्छी खासी रैंक थी। राइट सर, ओके। तो सर अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताइए कि जब आप स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे थे, देन अभी आप लास्ट में जब आ गए तो सारी चीज़ें ऑब्वियसली बातें चेंज हो जाती हैं। सर मैं उसके लिए अच्छे से बताना चाहूँगा। एक्चुअली स्टार्टिंग में जब कोई स्टूडेंट आता है प्रिपरेशन करने के लिए सिविल सर्विसेज की, तो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं। कई लोग तो मतलब बहुत ही कम सेक्शन ऐसा होगा जिनके पास पहले से गाइडेंस होगा कि उनके कोई फैमिली में आईएएस ऑफिसर या फिर कोई होंगे, तो उनके लिए थोड़ा ईजी पड़ता है। पर जो हम जैसे लोग होते हैं मिडिल क्लास से आते हैं, जिनके पास कोई फैमिली में कोई गाइडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर इस तरीके का तरीका नहीं है और बिल्कुल जीरो से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको बहुत मुश्किल होती है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुई। मैं स्टार्टिंग में कोचिंग्स को फॉलो
फॉलो करता था, मतलब कोचिंग भी की स्टार्टिंग में, बट फिर 1-2 साल बाद रियलाइज़ हुआ कि जो कोचिंग में पढ़ाया गया है वो प्रिपरेशन का सिर्फ 20 या 25% ही हिस्सा है। आपको ज़्यादातर जर्नी और जो प्रिपरेशन करनी है वो खुद से करनी होती है। ये कोचिंग वाले कभी आपको बताते ही नहीं है कि वो हमेशा ये करते हैं कि हमारे यहाँ पढ़िए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट ये कम्प्लीटली अपोजिट है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी लोग मैंने देखे इस साल सिलेक्टेड हुए हैं वो सब घर पे पढ़ के पास हुए हैं मोस्टली। राइट सर। ये नहीं था कि सब राजेंद्र नगर या करोल बाग में बैठ के पढ़ रहे थे और उन्हीं का तभी का सिलेक्शन हो गया। तो मैं स्टार्टिंग में बोलूँगा कि मैं आया तो कोचिंग की, मैंने मना नहीं करूँगा, बट उसका इतना फ्रूटफुल इम्पैक्ट नहीं हुआ। कोचिंग इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। उसका ये नहीं मान के चलना चाहिए कि यही पढ़ेंगे और हम एकदम क्लियर कर लेंगे। तो ये चेंजेस आते हैं। पर जब सेकेंड ईयर में जब मैंने मेंस दिया तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रिपरेशन में कमी है, क्योंकि कोचिंग का मटेरियल या फिर ये चीज़ें आपको सफिशिएंटली प्रिपेयर नहीं कर पाती। आपको उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अलग से पढ़ना पड़ेगा। और अब क्या हुआ है कि जब मैंने प्रिपरेशन की थी 16 स्टार्टिंग से चालू किया था, तब थोड़ा स्टेटिक पेपर आता था यूपीएससी का। अब क्या हो गया कि कोई भी मना नहीं करेगा जो अब एग्जाम देते हैं कि बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो गया है। हर साल ही करंट अफेयर का लेवल चेंज हो जाता है, सीसेट का लेवल चेंज हो चुका है। तो अब वो स्टेटिक अप्रोच हम रख ही नहीं सकते हैं। अगर अब आपको अगले साल की एग्जाम क्लियर करना है तो पूरा डायनेमिक होके पूरा सिलेबस अलग अलग से एनालिसिस करके, इवन करंट अफेयर को पूरी अलग तरीके से डाइवर्सिफाई करके पढ़ना पड़ेगा। इवन साथ में सीसेट को भी माइंड में रख के करना पड़ेगा। इस बार बहुत होगा ऐसा होता है कि सीसेट ही कट ऑफ डाउन कर रहा है इस बार। बस यही था। और बाकी तो एंड में बस ये था कि कॉन्फिडेंस जरूर था मेरे अंदर कि हाँ मेरा जरूर हो जाएगा, तो मैं उसी लिए लगा रहा फिर। ओके, और सर मेंस के बारे में बताइए, मेंस की क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं सर? मेंस की स्ट्रेटजी तो ये थी कि जब इस साल तो मैं ये बोलूँगा कि मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, ना प्री की ना मेंस की। तो बस मैंने जो भी कोचिंग है जितनी भी हेल्प ली वो सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस के लिए लिया था। मेंस की स्ट्रेटजी ये थी कि पहले मैंने जब करा था टेस्ट सीरीज तो मैंने काफ़ी एनालिसिस किया था कि आपको क्या करना चाहिए मेंस के अंदर, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो कभी मैंने जो पुरानी मिस्टेक्स थी उनको सुधारा। और मीनवाइल मैंने बताना चाहूँगा कि किसी कोचिंग में थोड़ा बहुत काम भी किया था, तो वो एक्सपीरियंस मुझे मेंस के अंदर काम में आ गया था। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे एग्जैक्टली वो अप्रोच पता चल गई कि आपको मेंस में मार्क्स कैसे ला सकते हो। तो उसी के कारण मेरे इस वक्त 420 मार्क्स उसमें आए मेंस के जीएस पोर्शन के अंदर। ओके, सो सर जो आंसर राइटिंग है, तो आंसर राइटिंग के लिए आप क्या करते हैं? जी सर मैं स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ कि मेंस के आंसर राइटिंग के लिए कि लोग क्या करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं सिर्फ ये लिखने के लिए कि हमें आंसर लिखना है। हमें लिखने की कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कंटेंट, जो कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन जो पूछा है, डिमांड जो पूछी है, उसको आंसर करना है। अब उसमें भी ये 2-3 चीज़ें फैक्टर ये आते हैं कि आपको आंसर करना है अच्छी थोड़ी बेटर हैंड राइटिंग में। दूसरा ये करना है कि आपको उसमें डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। तीसरा ये करना है कि आपको पॉइंट्स जितना हो सके उतने पॉइंट्स डाल देना चाहिए। और एक मिथ है कि यूपीएससी में कॉपी के अंदर लिखा होता है क्वेश्चंस में कि 150 वर्ड्स ओनली, 250 वर्ड्स ओनली। वो थोड़ी गलत है। एक्चुअली क्या होता है कि हमें 2 पेज दिए जाते हैं एक आंसर के लिए 10 मार्क के लिए, और 3 पेज 15 मार्क के लिए। लोग क्या करते हैं, मैंने भी गलती की है कि 150 वर्ड से 170 वर्ड से लिखने की कोशिश करते हैं। इस बार मैंने ये किया कि जितना भी पेजेस हो सकते हैं वो पूरे फिल करके आ जाए। लास्ट इंच तक जो कॉपी का पेज है ना वो फिल कर दो, आपको मार्क्स पक्का मिलेंगे। उनको ये लगता है कि हाँ कि लड़के ने अच्छे से पढ़ा है, सब कुछ लिखा है, डिमांड पूरी कर दी, अब क्या बचा मेरे पास काटने के लिए। तो मार्क्स देना उनकी मजबूरी हो जाती है। क्योंकि मेंस में कोई देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर वर्ड लिमिट ये है। तो लोग ये सोच के ना चले कि हमें कम लिखना, हमको ये कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम भर सकते हैं वो भरो। राइट सर। ओके, सो सर बात की जाए जैसे कि आप जब फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट की तैयारी की होगी तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। आपको क्या लगता है कि यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करने में अराउंड कितना टाइम लगता है? 1 साल सफिशिएंट है आई थिंक, या 18 महीने? सर सिलेबस तो मैं ऐसा बोलूँगा सर, कंप्लीट तो कभी किसी का होगा ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, डेली के डेली एड ऑन होता जा रहा है। करंट अफेयर का पोर्शन 50-60% करंट अफेयर मेंस में आता है। तो मेंस का जैसे पढ़ रहे होते हैं 3 महीने, उसी में सिलेबस एड ऑन हो रहा है, नई न्यूज़ आ रही है। तो सिलेबस कंप्लीट करना टफ टास्क इसलिए है कि स्टैटिक तो पढ़ना ही हमें, करंट अफेयर के साथ चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं, तो वो टाइम लग जाता है। अगर हम सब कुछ बैलेंस करके चले ऑनेस्टली तो मैं ये बोलूँगा कि 1 ईयर थोड़ा कम है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो पूरा दिल लगा के तो 1 ईयर 1.5 ईयर में मतलब अच्छे से आप कमांड कर सकते हैं इसके अंदर कि हाँ अब मेरा हो गया है प्रिपरेशन सारा। राइट सर। सो जैसे कि आपकी जो स्टार्टिंग की प्रिपरेशन थी और अभी जो लास्ट अटेम्प्ट आपने दिए हैं, तो सर क्या उसी एफिशिएंसी के साथ आप पढ़ रहे हैं जो स्टार्टिंग में आप लगे थे, मतलब सिलेबस कंप्लीट
कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब ऑब्वियसली बात है हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सेम ही रहता है। तो सर क्या अभी भी वही इफिशियंसी की, जैसे पहले 8-10 घंटे पढ़ते थे तो अभी भी? सर मेरी एक अच्छी आदत कही है चाहे बुरी आदत कही है, मेरे साथ ये है कि अगर मेरे को कोई फेलियर फेस होता है तो मैं उसके बाद अपना दुगना देने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो मैं पढ़ता था उसका मैं अभी कोई 4 गुना पढ़ता हूँ इस टाइम पे। ये है कि मेरा जो इंटरव्यू में नहीं हो पाया था 2019 के अटैम्प्ट में, तो मुझे बुरा तो काफ़ी लगा, सबको लगता है। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि नहीं अब और अच्छे से करना है, तो फिर मैंने और पढ़ाई चालू करी। फिर 20 में नहीं हुआ तो फिर मैंने कि अब मुझे और कमी है तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो फिर इन द एंड की ये था कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पढ़ता ही रहता था, बीच में थोड़ा 2-3 घंटे का ब्रेक है। तो बस वही कोशिश जितनी ज़्यादा हो सकती है कि मैं अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखा इस चीज़ के लिए। राइट सर। सो बात की जाए आपको क्या कमियां नज़र आई कि आपके स्टार्टिंग अटैम्प्ट में क्या कमियां आपको लगी, क्या आप ये कमियां कर रहे थे इसकी वजह से आपका सिलेक्शन या फाइनल लिस्ट में नहीं आ रहे थे? सर 2-3 कमियां थी। एक तो मैंने ये सोच लिया था कि स्टार्टिंग में कि सिलेबस लिमिटेड है, तो मुझे इतना ही पढ़ना है। लाइक कि पॉलिटी है तो सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के हो जाएगा, हिस्ट्री है तो सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ के हो जाएगा, और बाकी एनवायरनमेंट है तो सिर्फ 1-2 बुक हैं वो पढ़ लोगे तो हो जाएगा। तो वो मैंने एक गलती थी कि मुझे लिमिटेड पढ़ना है। फिर इस अटैम्प्ट में मैंने सोचा कि मुझे लिमिटेड नहीं पढ़ना है, मेरे को जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ, जितना ज़्यादा चीज़ें मैं गेन कर सकता हूँ, ग्रेस्प कर सकता हूँ, तो वो मैंने कोशिश की। तो इस वक्त ये था कि मैंने पॉलिटी 2-3 जगह से पढ़ी, एनवायरनमेंट मैंने 3 बुक पढ़ी, करंट अफेयर मैंने 4 जगह से रेफर किया था। तो इस चीज़ के तरीके से मैं क्या डाइवर्सिफाई कर पाया। अब एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे जीएस के पेपर में एक क्वेश्चन आया था ब्लू एलईडी का, तो बहुत ही कम लोगों को उसका आंसर पता था, पर वो आंसर मेरे लिए बून हो गया क्योंकि मुझे वो पता था उसका आंसर, क्योंकि मैंने पढ़ा बहुत जगह से था। तो उसके कारण मेरे जीएस 3 में अच्छे खासे मार्क्स आए। जहीं लोग लैग कर रहे थे जीएस 3 में, वहीं मेरे जीएस 3 में अच्छे मार्क्स आ गए। तो वो हेल्प कर जाता है। तो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करोगे अब के टाइम में तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। राइट। सो आपको क्या लगता है कि आपके प्रिपरेशन में कौन से एरिया स्ट्रॉन्गेस्ट रहे या टॉपिक्स रहे? सर प्रिपरेशन में स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया तो मेरा जीएस है, जनरल स्टडीज़ वाला पोर्शन। तो उसमें जीएस में आप है ना ये नहीं कर सकते कि आप जीएस 1 को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जीएस 2 में स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, 3 में थोड़ा वीक हो जाएगा। आपको ये है कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो जीएस पूरा सेक्शन ही आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इस बार मेरी कोशिश यही थी कि मैं पूरे के पूरे 4 पेपर अच्छे से अटैम्प्ट करके आऊँगा, और मैंने वो किए भी और उसके अच्छे मार्क्स भी मिले मेरे को। और रही बात मेरा फिलॉसफी ऑप्शनल है, तो पता नहीं क्या है कि अभी आजकल किसी ऑप्शन में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, किसी में कम आते हैं। तो काफ़ी सालों से मैं फिलॉसफी में कोशिश कर रहा हूँ, पर उसमें मेरे 240 ही मार्क्स आ पाए। बट जो पुल था मुझे चाहिए था वो जीएस ने मुझे दे दिया। तो ओवरऑल ये था कि सब कुछ बैलेंस करके चलने की कोशिश की थी इस बार मैंने। राइट। सो सर आपका जो ऑप्शनल है वो कितना हेल्पफुल रहा? सर सीरियसली बोलूँ तो मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी है तो वो हेल्पफुल नहीं रहा मेरे को एक्चुअली में, क्योंकि कंपेयर टू अदर ऑप्शनल लाइक एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ मार्क्स करना थोड़ा इजी हो जाता है। राइट सर। तो मेरे को दोस्त भी हैं जिन्होंने फिलॉसफी ऑप्शनल से पेपर दिया है, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है फिलॉसफी की, मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज है, तब भी वो 265 ही स्कोर कर पाए उसके ऊपर। वहीं एंथ्रोपोलॉजी वाले 300 प्लस ले जाते हैं, 290 उनके लिए ईजी होता है। फिलॉसफी के लिए मैं इतना ईजी नहीं रह गया है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है आज इस चीज़ में मेरे। ओके। सो सर इंटरव्यू के मार्क्स क्या रहे आपके वैसे? सर इंटरव्यू मेरा अच्छा ही ठीक ही गया था, मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा पर अबव एवरेज कंसीडर कर सकता हूँ। बट किसी कारणवश उन्होंने मेरे को 154 मार्क्स अवॉर्ड किए थे। 150। जी सर। सो जैसे कि आपने बताया था कि आपने करंट अफेयर 3 से 4 जगह से आपने फॉलो किया है, तो सर कौन से मतलब रिसोर्सेज को आपने फॉलो किया? सर मैंने रिसोर्सेज में फॉलो किया था कि एक विज़न, जो आजकल वो एनसीईआरटी हो गया करंट अफेयर का, हर कोई वो पढ़ता ही पढ़ता है। तो एक तो विज़न है ही 365 वाला, एक मैंने ओनली आईएएस का करंट अफेयर फॉलो किया था। बीच में मैं बाजीराम की बुकलेट आती है वो 6 मंथ्स वाली, वो भी पढ़ी थी। उसके बाद शंकर आईएएस भी पढ़ा, फॉलो किया है। और कभी कभार मैं इनसाइट के किसी पर्टिकुलर जैसे साइंस टेक उसमें थोड़ा अच्छा मिल जाता है तो वो चीज़ें मैं फॉलो कर लेता था। तो वो ये है कि ओवरऑल आपको ढूंढना है कि कौन सी कोचिंग में कौन सा मटेरियल अच्छा है, तो उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। राइट सर। सो आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही, तो अपने आप को स्टे मोटिवेट सर कैसे रखते थे आप? सर मोटिवेशन का मेन तरीके कुछ हैं, उनमें से एक ये है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज़ नहीं करना है। आपको हमेशा मन में सोचते रहना यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। दूसरा ये है कि आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। मेरे दोस्त काफ़ी लकीली मुझे अच्छे मिल गए यहाँ पे, जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे, थोड़ा लाइफ में इंजॉय करते थे कि हाँ जब भी बातें करोगे तो उनसे थोड़ी मोटिवेटिंग बातें होंगी। तो इस तरीके से आपको कभी अकेला फील नहीं होगा। तो अगर कोई इंसान अकेले पढ़ाई करता रहता है तो वो काफ़ी डिमोटिवेटिंग हो जाता है।
जाता है। और तीसरा ये था कि बाकी जो हॉबीज़ होती हैं, मूवी देखना और ये थोड़ा दोस्तों के साथ घूमना, तो वो सब थोड़ा कर लेता था ताकि अपने आप को है ना वो उस लेवल पे फ्रस्ट्रेशन दिमाग में जो मोनोटोनस लाइफ होती है वो ना आए। तो वो मोनोटोनस लाइफ काफ़ी हैम्पर कर देती प्रिपरेशन के टाइम। राइट सर, जैसे प्रिपरेशन के साथ में कुछ नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो आपने कुछ पढ़े हैं सर? नहीं सर, मेरे को नॉवेल्स पढ़ना कोई पसंद नहीं है इतना खास पर्सनली, बट हाँ मैं मूवीज़ देखना बहुत पसंद करता हूँ। तो मैं मूवीज़ जनरली ये था कि मैं डेली या 2 दिन में 3 दिन में एक मूवी तो ज़रूर देख लेता था। ओके, सो जैसे कि आप प्रिपरेशन में जब आए होगे तो कोई ना कोई एम होगा कि अगर मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा तो इस एरियाज़ पे फोकस करूंगा या फिर ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, तो सर इसके बारे में? सर ये क्वेश्चन सेम मुझसे इंटरव्यू के टाइम में पूछा गया था बोर्ड मेंबर के कि सिविल सर्विसेज में आए हो तो व्हाट इज़ योर एम इन दिस। तो मैंने सीधा ही बोल दिया था कि सर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में मेरा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि फ्यूचर देश का, कंट्री का यही लोग डिसाइड करते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड। तो मेरा अभी भी वही है मोटिव कि अगर मुझे काम करना होगा बीइंग एन IAS तो मैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी स्टेट में हो तो उनको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन और एम्पावरमेंट मिले। राइट सर। ओके, सो सर बात की जाए, आपने अभी बताया अपनी प्रिपरेशन के बारे में, तो सर स्टूडेंट्स को क्या आप गाइड करना चाहोगे कि वो गलतियां ना करें और उनका जल्दी सिलेक्शन हो जाए? सर गलतियां होती हैं कुछ, लाइक हमें जो नहीं करनी चाहिए, पहली चीज़ तो है कि ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस दोनों में नहीं रहना है। राइट सर। हमको कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है। और कई लोग आते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, कई IIT से भी होते हैं, कई अच्छे कॉलेज से होते हैं, और मोस्टली मैंने देखा है कि जो राजेंद्र नगर में प्रिपरेशन करने आते हैं वो मोस्टली अपने क्लास के टॉपर ही होते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस में रहते हैं, वो कई कई ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि अपना तो हो ही जाएगा। तो उस चीज़ में नहीं रहना, अपने को ये करना है, अपने को करना है, ना कि अपना हो ही जाएगा। एक तो ये चीज़, और दूसरा ये है कि हमेशा 100% कोचिंग पे रिलाई ना कीजिए कि आप कोचिंग का मटेरियल सारा पढ़ लेंगे एक ही कोचिंग से। जैसे कई लोग क्लासेस कर रहे हैं किसी किसी क्लासेस में, तो कोचिंग वाले ये बताते हैं कि हमारी क्लासेस कर लो पास हो जाओगे, तो वो बिल्कुल भी मिथ है। एक कोचिंग के किसी एक मटेरियल से पढ़ने से नहीं होता, आपको पढ़ना बहुत सारा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी अपने प्रिपरेशन को। और मीनवाइल ये है कि रिवीजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, कि हर जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो रिवाइज करो एटलीस्ट 3-4 बार बिफोर अपीयरिंग इन टू प्रीलिम्स और इवन मेंस, तभी ये होगा। लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करने लग जाते हैं कि टाइम थोड़ा वेस्ट कर देते हैं कि एंड में आते आते उनके 1 या 2 ही रिवीजन कंप्लीट हो पाते हैं। अब मेनली प्रीलिम्स में प्रॉब्लम ये आती है कि लोग है ना 40 क्वेश्चन तक तो कर लेते हैं, उसके ऊपर क्या होता है कि 2 ऑप्शन में उनको हमेशा कंफ्यूजन होता है कि उनका रिवीजन अच्छा नहीं हुआ होता है, तो वहाँ जाके फिर वो गैस वर्क करते हैं और फिर वो प्रीलिम्स में रह जाते हैं। राइट सर। सो सर आपने जैसे कि प्रीलिम्स के बारे में बताया, तो सर अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स के लेकर क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ना? सर लास्ट अटेम्प्ट में मेरी जो स्ट्रेटजी थी वही शेयर करता हूँ। मेरा सबसे बड़ा फोकस था कि अगर मैं एग्ज़ाम में देने जा रहा हूँ तो मेरे को एकदम काम एंड कंपोज रहना है, कूल रहना है, कि ये नहीं सोचना कि क्या होगा प्रीलिम्स के बाद और प्रीलिम्स कैसा होगा। बस मैं गया वहाँ पे आराम से हंसते हुए कि भाई मुझे प्रीलिम्स है आज मेरा, मैं गया और दे के आ गया। मैंने अपने आंसर की भी चेक नहीं की और मैंने घर पे बोल दिया था कि मेरा हो गया है। राइट। तो वो एक कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि हाँ अच्छा ही गया है। और दूसरा, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि 2-3 एलिमेंट होते हैं अपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हेल्प करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचें कैसे, कि हमें जो सबसे कम तुक्के जो मारते हैं हम एग्जाम के ड्यूरिंग, वो सबसे कम करने हैं। Right. ये डिसाइड करके चलो कि मुझे 5 से 7 ही मारूंगा गैस वर्क, ना कि मुझे 10 to 15। अभी आजकल कोचिंग में वीडियोस आते हैं, वो ये बोलते हैं कि देखो 90+ करोगे तो प्रीलिम्स तो शॉर्ट निकल जाएगा। ये बोलते हैं 40 में से मान लो 5 सही हो गए, पर ये भी तो हो सकता है 40 के 40 भी गलत हो जाए। तो नेगेटिव मार्किंग इसीलिए हो जाती है। और देखेंगे इस साल की कट ऑफ इतनी ज़्यादा कम गई, 87 पे आ गई। वो रीज़न बीइंग है कि लोग तुक्के में चले जाते हैं। दूसरा ये है कि हमें एग्ज़ाम करते टाइम ये चीज़ जज करनी है सबसे ज़्यादा कि पेपर टफ आया है कि इजी आया है। अगर टफ पेपर है तो अगर आप अच्छे से पढ़ के गए तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर टफ आया तो मेरे लिए टफ है, सबके लिए टफ है। तो मुझे ये नहीं करना कि पहले प्री डिसाइडेड नोशन कि 90 तो मैं करके ही आऊँगा। अगर टफ पेपर है तो आप 85 भी कर सकते हो, और हो सकता है वो 5 नेगेटिव नहीं होते तो आप पास भी हो जाते। तो ये हमें कोशिश करनी है कि कम से कम नेगेटिव मार्किंग करनी है जो गेस वर्क के थ्रू होती है। और दूसरा ये है कि हमें पेपर वहीं के वहीं जज करना है कि ईजी आया टफ आया। अगर टफ आया तो कम अटेम्प्ट करो। राइट। और जो सर सिटिंग पोजीशन होती है या फिर रेगुलरिटी होती है, वो कैसे मेंटेन रखते थे प्रिपरेशन में? ड्यूरिंग मीन्स जो पढ़ाई के लिए, स्टडीज़ के लिए? हाँ, पढ़ाई के लिए। सर उसके लिए मैंने एक तरीका डिड्यूस किया कि
मेरे साथ भी होता है और बाकियों के साथ भी शायद होता ही होगा कि मैं एक जगह पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता हूँ, कि मोनोटोनस हो जाता है और फिर उसमें पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो मैंने ये अपने आप के अंदर हैबिट देखी, तो फिर मैंने ये किया कि मैं सुबह 9 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक घर पे ही पढ़ता था रूम के अंदर। फिर मैं सोचता था कि क्योंकि उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता रूम पे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब उसके बाद 6 बजे के बाद लाइब्रेरी जाया करूँगा। तो मैं 6:30 के अराउंड लाइब्रेरी जाता था। फिर वहाँ पे एकदम एनवायरनमेंट चेंज होता था, थोड़ा मोटिवेशन अलग आया था कि हाँ अब और पढ़ सकते हैं, तो लोगों को देख के भी और वहाँ पे पढ़ाई हो जाती है। तो फिर ये था कि मैं 6 घंटे फिर लाइब्रेरी में पढ़ लेता था। तो ये तो दोनों मिक्स कॉम्बिनेशन था, कि ये नहीं था कि सिर्फ हमेशा मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ या फिर मैं रूम पे ही पढ़ रहा हूँ। तो दोनों को मिक्स करके मैंने यूटिलाइज किया इस टाइम को। राइट सर, लास्ट में मैसेज क्या देना चाहोगे जो नए एस्पिरेंट है सर? नए एस्पिरेंट को तो मैं सबसे बड़ा मैसेज ये दूंगा कि टाइम वेस्ट नहीं करना है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप अगर 2 घंटे भी वेस्ट कर रहे हो दिन में जिसको आप पढ़ाई में यूटिलाइज कर सकते थे, तो आप एक तरीके से काफ़ी लोगों से पीछे होते जा रहे हो। क्योंकि अगर आपका टारगेट सेकेंड अटैम्प्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालने का है, तो आप कोशिश नहीं कर सकते कि आप टाइम वेस्ट करो और उसको अफोर्ड कर पाओ। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी पढ़ो उसको रिवाइज करना है, उसके नोट्स ज़रूर बनाने हैं। क्योंकि मैंने नोट्स बहुत ही हाई लेवल पे बनाए थे, जिसका मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये सारे नोट्स हैं जो मैंने अपने हाथों से बनाए, बाकी बहुत सारे और भी रखे हुए हैं। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिवीजन में, क्योंकि आप पूरी लक्ष्मीकांत एक बार में प्री से 2 दिन पहले उठा के तो पढ़ नहीं पाओगे। तो नोट्स के बगैर वो हेल्प नहीं कर पाती। और बाकी स्मार्ट स्टडी ज़रूरी है। बाकी मैंने जो भी ज़्यादातर क्या किया था, आईपैड से नोट्स बनाए थे, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प किए। तो नोट्स इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और स्टूडेंट्स को ये रखना है कि कंपनी जो हो वो उनकी पॉजिटिव हो, नेगेटिव कंपनी ना हो, बस ये है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपकी इनकी जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।